क्या होता है जब किसी की सबसे बड़ी कमजोरी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाए। आज हम ज़ोमैटो के फाउंडर दीपिंदर गोयल की कहानी में इसी अजीब से लेकिन कमाल के सवाल का जवाब ढूंढेंगे। ये आवाज है दीपिंदर गोयल की। और ये जो शब्द है ना, ये सिर्फ एक पुरानी याद नहीं है। ये एक जबरदस्त बदलाव की कहानी कहते हैं। सोचिए, ये उस इंसान की आवाज है जिसे बचपन में कोई ठीक से सुनता तक नहीं था, और जो आज इस सच्चाई को महसूस कर रहा है कि उसके हर शब्द में एक वजन है। और ये जो नंबर है 2 लाख, ये हमें दीपिंदर की आज की आवाज का असली पैमाना बताता है। ये वो नौकरियां हैं जो सिर्फ ज़ोमैटो ने बनाई हैं। एक ऐसी कंपनी जो आज इतनी बड़ी, इतनी प्रभावशाली हो चुकी है कि उसकी आवाज को, उसकी मौजूदगी को नजरअंदाज करना अब नामुमकिन है। तो सवाल यही है कि ये हुआ कैसे, ये सफर कैसे तय हुआ। चलिए इसी विरोधाभास की परतें खोलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे बचपन के गहरे संघर्षों ने एक ऐसे लीडर को बनाया जो किसी भी किताब के नियमों से नहीं चलता। देखिए, दीपिंदर का सफर दौलत या शोहरत के सपनों से शुरू नहीं होता। इसकी जड़ें एक बहुत ही बुनियादी, एक बहुत ही गहरी मानवीय जरूरत में हैं, बस सुने जाने की इच्छा में। जब वो बड़े हो रहे थे तो दीपिंदर को उन चीजों के लिए लगातार तंग किया जाता था जिन्हें वो बदल ही नहीं सकते थे। उनके रंग रूप पर मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन शायद सबसे ज्यादा दर्द उनके हकलाने से मिलता था। एक ऐसी रुकावट जिसकी वजह से लोग अक्सर अपनी बात पूरी होने से पहले ही मुंह फेर लेते थे। और यहीं पर कहानी का सबसे जरूरी मोड़ आता है। उनकी शुरुआती प्रेरणा दुनिया बदलने की नहीं थी, बल्कि अपनी दुनिया को बदलने की थी। वो बस अपने सबसे करीबी लोगों का सम्मान जीतना चाहते थे। एक ऐसी बुनियादी चाहत जिसने उनके आने वाले पूरे सफर की नींव रखी। तो अब देखते हैं कि कैसे बस किसी तरह दिन गुजारने का वो शुरुआती अनुभव उनकी सबसे अलग और क्रांतिकारी बिजनेस फिलॉसफी में बदल गया। अब जरा इस स्लाइड को देखिए। ये वाकई बहुत दिलचस्प है क्योंकि ये पारंपरिक सोच के एकदम उलट है। बाईं तरफ है बिजनेस चलाने का वो तरीका जो हर किताब सिखाती है, लेकिन दाईं तरफ है दीपिंदर गोयल का तरीका। वो ज़ोमैटो को बिना किसी तिमाही या सालाना लक्ष्य के चलाते हैं, जो असल में सिर्फ अगले कुछ दिनों पर ध्यान देने की उनकी बचपन की आदत को दिखाता है। उनका ये मानना है कि कोई लक्ष्य तय कर देना असल में किसी की क्षमता को सीमित कर सकता है। तो इसके बजाय वो अपनी टीम को हर सीमा को पार करने की आज़ादी देते हैं और बदले में सिर्फ एक चीज़ मांगते हैं, उनका सबसे बेहतरीन, उनका सबसे ईमानदार प्रयास। लेकिन इस आज़ादी की एक बड़ी कीमत भी है। इसके साथ आती है जुनून की एक ऐसी उम्मीद जिस पर कोई समझौता नहीं हो सकता, और इसे वो कहते हैं मालिक वाली मानसिकता। वो इस फ्राइडे 6 PM टेस्ट का इस्तेमाल ये पहचानने के लिए करते हैं कि किसमें वो मालिक वाली मानसिकता है। मतलब बात काम के घंटों की नहीं है, बात उस बेचैनी की है जो कुछ टूटा हुआ देखकर महसूस होती है, और उसे तुरंत ठीक करने की जिम्मेदारी लेने की है, चाहे वक्त कुछ भी। वो अपनी सीनियर टीम से ये उम्मीद करते हैं कि वे ज़ोमैटो को सिर्फ एक नौकरी नहीं बल्कि अपनी जिंदगी का मिशन समझें। जब कुछ गलत हो तो उन्हें भी उतना ही दर्द होना चाहिए जितना दीपिंदर को होता है। ये एक बहुत ही ऊंचे स्तर की प्रतिबद्धता है। अब ये मांगने वाला स्वभाव शायद सुनने में थोड़ा कठोर लगे, लेकिन इसे एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ संतुलित करती है, और वो है गहरे व्यक्तिगत भरोसे की नींव। और इस भरोसे की सबसे बड़ी परीक्षा हुई कोविड-19 संकट के दौरान। 2020 की शुरुआत में ज़ोमैटो सचमुच बर्बादी के कगार पर था। रेवेन्यू एकदम शून्य हो चुका था और कोई नई फंडिंग नहीं मिल रही थी। घड़ी की सुइयां तेजी से घूम रही थी और कंपनी कर्मचारियों को सैलरी देने में नाकाम होने से बस 1 महीना ही दूर था। तब ज़ोमैटो की लीडरशिप ने कुछ ऐसा किया जो बहुत कम कंपनियां करती हैं। उन्होंने कटौती को थोपने के बजाय बस अपनी टीम के सामने सच्चाई रखी और स्वेच्छा से मदद मांगी। नतीजा हैरान करने वाला, 80% से ज्यादा कर्मचारियों ने अपने सैलरी में कट लिया, जो दीपिंदर के बनाए भरोसे का एक बहुत शक्तिशाली सबूत था। और ये स्लाइड शानदार ढंग से उस भरोसे के इनाम को दिखाती है। जिन कर्मचारियों ने कंपनी पर उसके सबसे बड़े वक्त में यकीन किया, उन्हें भरपूर इनाम मिला। उनका वो बलिदान एक बहुत बड़ी जीत में बदल गया, और ये साबित हुआ कि दीपिंदर की दुनिया में भरोसा एक दो तरफा रास्ता है। और ये सब हमें कहानी के आखिरी और शायद सबसे ज्यादा दिलचस्प हिस्से पर लाता है, दीपिंदर का अपनी खुद की पहचान के साथ रिश्ता। अपनी इतनी जबरदस्त कामयाबी के बावजूद वो फाउंडर या अरबपति जैसे लेबलों को पूरी तरह से नकारते हैं। उनका मानना है कि खुद को कोई पहचान देना उन्हें एक तरह से बांध देता है,
उन्हें आगे बढ़ने से रोकता है। ये हमेशा जिज्ञासु और संभावनाओं से भरा रहने की एक सचेत कोशिश है। वो आज भी वही जिज्ञासु इंसान हैं जो नतीजों से मिलने वाले टाइटल से नहीं, बल्कि कुछ करने के काम से प्रेरित होते हैं। और ये हम सभी के लिए सोचने के लिए एक बहुत शक्तिशाली सवाल छोड़ जाता है। अगर किसी को अपने सारे पेशेवर और व्यक्तिगत लेबल उतारने पड़ें, तो पीछे क्या बचेगा?